को? रक्षक तो अपने आप को तब कहाँ बताते थे जब इमरजेंसी लगी थी। सन 84 में दंगे में कत्लेआम करके दिखाया गया था टीवी में, उनकी फ़ोटोएं बार बार दिखा के, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उनके में दिखा के। ये सब क्या था? रक्षक थे क्या वो, कि भक्षक थे? सेक्टर 3 में आए थे तो उस टाइम यहाँ के कांग्रेस के एमएलए महेंद्र प्रताप जी थे। मेबला महाराजपुर क्षेत्र था ये, हमने उनको कभी नहीं देखा इस एरिया में। जहाँ तक नुमाइंदे की बात करते हो तो नुमाइंदों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो नीचे की टीम है वो इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी मोदी जी हैं। उसमें तो परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग तो रामचंद्र जी से खुश नहीं हुए। ये तो तुम मोदी जी की बात कर रहे हो। रामचंद्र जी ऐसे गेहूँ देते थे, कहते हैं तसला में उल्टा करके, और लेते थे वैसे। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम शहर के हर पार्क में चुनावी चर्चा के लिए पहुंच रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं हम और जान रहे हैं चुनावी मिजाज क्या है लोगों का, गर्मी का कितना इफेक्ट रहेगा चुनाव पर, पोलिंग पर, ये सब जानेंगे। जनता के मुद्दे क्या हैं, तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 3 के महाराणा प्रताप पार्क में। गर्ग साहब, चुनाव है इस बार, चुनाव पूरी गर्मी में है, जितनी गर्मी बढ़ रही है उतनी चुनाव की तपिश बढ़ रही है और प्रत्याशी को पसीना बहा रहे हैं इस बार चुनाव में। किस तरह देख रहे हैं चुनाव को आप? हम अपने बीजेपी की तरफ हैं जी, उन्हीं कृष्णपाल गुर्जर को पूर्व पुरुष को से जिताएंगे अच्छे मतों से। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, अपना मत जरूर दें। ये अपना 5 साल में एक मौका आता है, उसको कभी उसको छोड़े नहीं, धूप या गर्मी को देखते हुए। गर्ग साहब, फरीदाबाद के कुछ मुद्दे हैं आपके जहन में, आप RWA के प्रधान हैं, कि आपका सांसद कैसा हो, जो हम जिस नुमाइंदा चुनते हैं 5 साल में वो हमारे लिए इस शहर में ऐसी योजना लेकर आए ताकि नागरिकों को कुछ फ़ायदा मिले। कुछ आपके जहन में ऐसे मुद्दे हैं फरीदाबाद को लेके? मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं, पर बाकी हम ऊपर सेंटर में देखते हुए मोदी को पक्का करना चाहते हैं। वो ठीक है, वो भावना है आपकी, लेकिन आप नागरिक हैं, कहीं ना कहीं जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी एक समस्याएँ होती हैं, हमारे कुछ मुद्दे होते हैं कि हमारे शहर को ये चाहिए। कुछ ऐसा है आपके जहन में? नहीं, आप कुछ उम्मीद करते हो अपने नुमाइंदे से? अभी तक तो ऐसा मुद्दे तो हमारे जो हैं वो तो सब चलते रहेंगे। बाकी जो आप कहना चाह रहे हो ना, इस सेंटर में जब तक हाथ मजबूत ना करेंगे तो राष्ट्र मजबूत हाथ मजबूत है, 10 साल से मजबूत है। क्या नाम है साहब? रामहंस शर्मा है। रामहंस शर्मा जी। शर्मा जी, चुनाव कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, मुकाबला कैसा रहने वाला है इस बार? मुकाबला पिछली बार के बराबर तो मार्जिन नहीं रहेगा, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर का माहौल अच्छा है। अच्छा, अच्छा, इतनी भयंकर गर्मी है और कहीं ना कहीं बीजेपी की बात करें तो आप बीजेपी की बात कर रहे हो, कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक हैं, तो ये गर्मी क्या इस चुनाव को इफेक्टिव करेगी? कोई इफेक्ट तो करेगी, लेकिन लोगों को राष्ट्रहित में आगे बढ़ के आना चाहिए। जब हमारे कई दूसरे तबके हैं, मुसलमान एरिया हैं, वहाँ पे 80% वोटिंग हो सकती है, 90% हो सकती है, तो हमारा जो हिंदू बहुल क्षेत्र है इसमें क्यों नहीं हो सकती? थोड़ी सी लोगों में भावना जगाने की ज़रूरत है। राष्ट्र प्रेम होगा तो ज़रूर वोट करेंगे लोग, राष्ट्र के लिए वोट करें। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, राष्ट्र की आप बात कर रहे हो, फरीदाबाद इतना बड़ा शहर है, सबसे बड़े ज़्यादा, अगर मैं स्टेट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा वोट यहाँ होंगी, करीब 24 लाख के आसपास वोटर हैं बड़े। और यहाँ कुछ ऐसी समस्याएं देखते हो आप, जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जो फरीदाबाद के लिए बहुत जरूरी। समस्याओं को लेके कह रहा हूँ, फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो कई बार अनाउंस हो चुकी है, वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है और आज तक भी वो चालू नहीं हुआ, जबकि कई बार हो चुका है। शायद मंझावली वाला पुल भी नहीं हुआ है। तो इनका मैं समझता हूँ, हम तो वोट एक तरह से मोदी जी को टारगेट करके ही दे रहे हैं। अदरवाइज तो ये 2 प्रोजेक्ट तो पर्टिकुलरली ऐसे हैं जो कृष्णपाल जी जिनको आगे बढ़वा सकते थे, जो बढ़वाए नहीं। ये उनका फेल्योर है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 10 साल में ये चीज़ें नहीं कर पाई, तो क्या अगले 5 साल में उम्मीद करेंगे? जहाँ तक कंस्टिट्यूंसी की बात है, यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, खासतौर पे ग्रीनरी और पार्क और रोड, अपना जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोर दिया मूलचंद शर्मा जी ने। स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। हाँ, पर्टिकुलर मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्वच्छता में थोड़ी सी दिक्कत है, खासतौर पर बस अड्डे के एरिया। साफ सफाई की जो बस अड्डा, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, मेन रास्तों में कूड़े के ढेर लगे होते हैं। स्वच्छता को लेकर के वहाँ बैड फीलिंग आती है इस तरह। हाँ बिल्कुल, जितनी छोटी कंस्टिट्यूंसी है इसमें स्वच्छता पे ज़्यादा जोर देना चाहिए था। बाकी तो ओवरऑल जहाँ तक बात है, मोदी जी का शासन जो रहा है पिछले 10 साल का, उसमें देश ने काफ़ी तरक्की की है और आज भारत की पहचान है दुनिया में। पहले भारत को लोग पिछलग्गू की तरह देखते थे, आज ऐसा नहीं है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि वी आर फ्रॉम इंडिया। उससे पहले सोचते थे कई बार। चेहरे को लेकर कोई यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है?
नेचुरल 10 साल कोई शासन में रहेगा तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं है जितना ऐसा कुछ मीडिया दिखा रहा है, ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं। मेरा नाम संदीप सिंह है। संदीप सिंह। संदीप जी, कोई फरीदाबाद की ऐसी समस्या आपके जहन में है जो फरीदाबाद में अगले 5 साल में उम्मीद करते हुए जो सांसद आपका चुना जाए कि हमारे फरीदाबाद को ये ला के दे? समस्याएं हैं ऐसी कई, कुछ तो भाई साहब ने भी बताई अभी। कुछ एक हमारे अपने यहाँ फरीदाबाद की आए दिन पानी की समस्या होती रहती है। ये बूस्टर लगाया पर ठप रहता है आए दिन बहुत। आज भी यहाँ पे लोगों से पूछोगे तो ये एक बेसिक जो है जो पूरी फुलफिल नहीं हुई अच्छे तरीके से। मतलब पैसा खर्च किया सरकार, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिल फ़ायदा पा नहीं रहा। हुआ है। किसी के आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है। ठीक है, पावर सप्लाई का भी ज़रा सा कंजम्पशन बड़ी गर्मियाँ शुरू में की हो जाती हैं। और एक ये जो गुडियर पे कट होता था पहले, ये बंद हो गया। इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है नोएडा जाने वालों को। बीच से मैं भी जाता हूँ तो यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। पहले क्या था, हम ऐसे निकल जाते थे। बल्लभगढ़ से कोई वापस आ रहा है तो या तो YMC हो के आएगा या फिर इधर अम्बेडकर चौक जाम लगा रहता है, जाम भी लग जाता है उससे उससे। बहुत ज़्यादा पब्लिक को समस्या है। कोई ऐसी बड़ी योजना फरीदाबाद के लिए आप उम्मीद करते हो कि हमारा सांसद ये योजना है फरीदाबाद के लिए लेके आए? कुछ समझते हो आप, फरीदाबाद इतना बड़ा शहर है। जैसे ये गुड़गांव वाला डायरेक्ट कनेक्टिविटी का, ऐसे ही नोएडा का हो। कह तो रहे हैं कि रोड स्टार्ट होगी बट अभी नहीं हुआ। हमें जो 1.5 2 घंटा लगता है बाय रोड जाने में, वो एक हो, बस उम्मीद करते हैं ऐसा की दरकार है, जो कि अभी नहीं है यहाँ पे कोई ऐसी मदद उन्हें। तो अगर हुआ है तो उद्योग धंधे बढ़ेंगे और लोग जो बाहर जा रहे हैं थोड़ा यहाँ पे रहेंगे। आप समझते हो फरीदाबाद की जो इंफ्रा है क्या इस तरह का है कि एक मदर यूनिट के लिए इस तरह की जो सारी सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध है फरीदाबाद? हाँ उपलब्ध है। आप देखोगे तो ये जो गुड़गांव में जाती हैं अपने यहीं से पार्ट जाते हैं सारे बन के अपने। जैसे मुजेसर हुआ, सेक्टर 24 हुआ, जो इंडस्ट्री को सप्लाई जाती है वहाँ पे यहीं से जाती हैं ज़्यादातर। कितना फ़ायदा होगा मदर यूनिट से यहाँ रोजगार को लेकर? बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। जो हम बाहर जा रहे हैं, मैंने बताया ना आपको, रोडों पे जाम भी कम होगा क्योंकि लोग इधर ही रहेंगे। और अपना जो एक तरह से देखा जाए तो जो हम ट्रांसपोर्टेशन में जो एक्सपेंस करते हैं, फरीदाबाद की पुरानी पहचान मिल पाएगी? मिल पाएगी। जैसे पहले जाना जाता था ट्रैक्टर की कंपनी के नाम से, यहाँ पे था प्रताप स्टील थी, ये था, आप आइचर थी। देखोगे तो आप ये बड़े बड़े जो है यहाँ से प्लान कर चुके हैं। कुमार। सुरेश जी, हाँ जी। किस सर देख रहे हो चुनाव को? चुनाव तो एक तरफा ही है। एक तरफ हाँ जी, हम तो चुनाव वाले ही हैं, एक तरफा ही है। एक तरफ हाँ जी। गर्मी बड़ी भयंकर पड़ रही है। गर्मी तो है, कोई बात नहीं, गर्मी है तो एक ही दिन का तो काम है। गर्मी तो रोज़ ही पड़ेगी। ये तो एक ही दिन का काम है। अपने सुबह जल्दी लाइन में लग के पहले मतदान और बाद में जलपान। हाँ जी। फरीदाबाद के मुद्दे हैं आपके जहन में कोई? मुद्दे तो हर जगह ही हैं, फरीदाबाद में भी हैं मुद्दे। फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद तो में मुद्दे तो हैं। जी। जैसे अभी बताया, मेट्रो का है, गुड़गांव जाने के लिए लोगों को बहुत परेशानी है। गुडियर का कट है और सफाई का भी इशू है। अब ज़्यादा हो गया इशू, पहले तो अच्छा ठीक हो गया था एक बार, पर अभी सफाई का इशू है। पानी का है, पानी आता है नहीं आता है, गंदा आता है, रेत आता है, ये शिकायतें चलती रहती हैं। तो काम होता रहेगा ये तो, लेकिन अभी हमें राष्ट्र हित की बात करनी है। मैं बात करूं जो नेशनल लेवल पर आप सोच रहे हो, लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं, सरकार बदली लेकिन समस्याएं जस की तसें हैं। ये समस्याएं तब भी थी और आज भी हैं? नहीं, समस्याएं पहले ज़्यादा थी। कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था पहले कांग्रेस के राज में। अभी 10 साल तो बहुत बढ़िया चला, बिना खर्ची पर्ची के लोगों को नौकरियां मिली हैं। पहले तो कोई काम होता ही नहीं था बिना पैसे के, बिना सिफारिश के। छोटा सा काम है उसमें भी पैसा चलता था। अब तो सब कुछ फ्री हैंड हो रहा है एकदम। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है ज़्यादा, घटे नहीं, गलत बात है। भ्रष्टाचार पहले बहुत था, हमने तो कोई 10 साल में भ्रष्टाचार देखा नहीं, अपने साथ हुआ नहीं। पहले पैसे दे के काम होता था। बिजली का बिल भरना है तो भी पैसे दो, 2 रुपये 4 रुपये फालतू दो नीचे से, जब तो बिल भरता था। अब सब काम बढ़िया हो रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। घोटाला 200 करोड़ का नगर निगम में है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो है, घोटाला चल रहा है, उसकी भी कार्रवाई। घोटाले तो सब जगह ही चल रहे हैं। ये तो घोटाले बिजली के बिल के लिए 2 रुपये दे दे, 4 रुपये दे दे, तो छोटा गलत सा है ना, लेकिन प्रैक्टिस गलत है। 200 करोड़ के घोटाले हो जाने तो क्या आप इसको क्या किस तरह से देखते वो हो? तो चल रही है उसकी इंक्वायरी, तो अभी इंक्वायरी 10 साल हो गए अभी तक तो कोई 10 साल कहाँ हो गया, अभी तो उजागर हुआ है। 2-1 साल से तो पता लगा कि 200 करोड़ खा के नगर निगम गए चीफ ही। रिकॉर्ड जला दिया गया उसका। तो अब वो तो सरकार देखेगी क्या करना है। अब नई सरकार बनेगी, फिर से बैठेगी इंक्वायरी उसकी। विपक्ष का आरोप है कि उसमें सरकार के जो नुमाइंदे शामिल हैं। विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का ही रहता है। क्या ठेकेदार क्या की काम करता है? क्या ठेकेदार आरोप ही लगाता है, विपक्ष करता क्या है? क्या ठेकेदार कितनी हिम्मत हो सकती है बिना काम कराए पैसे ले जाए?
देखो बिना संरक्षण के? संरक्षण तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं तो कौन को ऊपर से मिली भगत तो है। तो मेरा सवाल यही था कि भ्रष्टाचार तो नहीं कटा ना? भ्रष्टाचार हमारे देश से भ्रष्टाचार धीरे-धीरे बल्कि जाएगा, ये भ्रष्टाचार का नया एक रिकॉर्ड बना है। कण कण में बसा हुआ है, धीरे धीरे निकलेगा बाहर। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड बना है। अब रिकॉर्ड नहीं बना, रिकॉर्ड तो पहले था। 200 करोड़ का घोटाला हो सकता है एक्सपोज हो गया, पिछले भी होता रहा होगा। घोटाले तो फिर हजार करोड़ के चारे ही नहीं खा गए, वो घोटाले नहीं थे हजार करोड़ के। हम तो फरीदाबाद की बात कर रहे हैं आपसे। नहीं, फरीदाबाद के ही लगा लो, तो घोटाले हैं। फरीदाबाद में हो या गुड़गांव में हो या बिहार में हो, घोटाला तो घोटाला है, करता तो इंसान ही है। तो लोग बीजेपी से खुश हैं, कम से कम शासन प्रशासन तो ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है। अब रात को लोग घूम तो लेते हैं 10, 11, 12 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो खूब दिक्कत थी। शुभ नाम है जी? मेरा नाम ताराचंद मित्तल। मित्तल साहब, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत नेता देखे हैं, बहुत सांसद देखे होंगे इस उम्र के पड़ाव में। आप इस चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? आपका अनुभव क्या कह रहा है? नहीं, देखो ये चुनाव में अब जो उन्होंने बताया कि 10 साल की इनकम्बेंसिंग है, कुछ लोगों की अपेक्षाएं भी हैं कि भाई हमारे लिए ये चाहिए, और वो नहीं हो पाया। तो उसमें संसद की भी कुछ थोड़ी सी आई हैं कमियां जो पड़ी है, पर इस चीज़ को ना देखते हुए हमें आज देश के बारे में सोचते हुए हमें करना चाहिए, जो कि वोट दे। बाकी हाँ, जहाँ तक समस्या है, जैसे ठीक है, हमारे भैया इतना बड़ा एरिया है, हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल वो हैं, हॉस्पिटल हैं, वो ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की सुविधाएं एक आध दो है, जैसे बादशाह खान है, या एक आध अभी ये ESI वाला बना है मेडिकल कॉलेज, इसको भी थोड़ा सा और अच्छा करने की है। ट्रॉमा सेंटर चाहिए। हाँ, ये जो बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ भी यहाँ थोड़ा सा भी आसपास बने। एक स्कूल का भी बन रहा है अब, ऐसा नहीं है, स्कूलों में भी, पर और थोड़ी सी भाई करें तो और अच्छा पब्लिक का भी रुझान होगा, तो ये भी ज़रूरी है। हाँ, आप लाला वर्ग से हैं। एक जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उनका कथित ऑडियो वायरल हुआ था लाला वर्ग को लेके। अभी नाराजगी है या कम हुई है कुछ? देखो एक आध ठीक है, बात आई उठी थी, अब ये सच्चाई क्या है, इसकी वीडियो की भी कोई वो नहीं है कि ये बात सच्चाई है। हाँ, जो सच्चाई के यूँ बैठे थे भाई, उसका हाथ झटक दिया, हाँ, एक मनाज मंडी में ऐसा हुआ। इस चीज़ों को कोई सच्चाई नहीं होती। उसकी सिचुएशन उस टाइम क्या थी, हाथ झटकने की या सिचुएशन क्या थी, या आरोप उसने ये लगाया कि भाई लालाओं का काम तो अपना तराजू तोड़ना है, ये कोई नहीं। ये क्या सिचुएशन में ये अब गुस्सा ठंडा पड़ गया। हाँ, कोई ऐसी वो नहीं है ये चीज़ के लिए। देखो काम में उसमें चाहे हमारी लालाओं की भी, मैं लालाओं में हूँ, तो हमें भी अपने आप को बारे में भी सोच के भी काम राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, राजनीति आपका काम हाँ, नहीं, राजनीति करना चाहिए। आज के उसमें बहुत ज़रूरी है। लालाओं का पिछड़ापन करने का कारण भी ये है कि ये सिर्फ देने पे रहे। आज अगर मजबूत होते, ये करके भी अपना हमारा भी कुछ होना चाहिए। हाँ, लालाओं ने हमेशा कोई भी चाहे सार्वजनिक जो धर्मशालाएँ बनाई या कोई हाँ, जो कोई भी है उसमें, तो उसका नहीं है, पर उसमें राजनीति में आना चाहिए बिल्कुल। हाँ, ये जरूरी है, जब भी ये अपना समाज का और सबका डेवलप होता है। क्योंकि आज ये राकेश भल्ला है। भल्ला साहब, क्या कह रहे हैं आप? बताइए क्या, किस बारे में क्या कहना? चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव के लिए क्या सोच रहे हैं आप? क्या चुनाव तो ठीक ही है, अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा है। कुछ समस्याएं, कोई मुद्दे आप उम्मीद करते हो हमारा जो सांसद चुना जाए, जिसको वोट करेंगे, वो हमारी इन समस्याओं को 5 साल में पूरा करे? हमें इलाके देखिए, जनता की अपेक्षाएं काफ़ी होती हैं, उसके मुताबिक कार्य काफ़ी होते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 6 कार्य नहीं होते, तो उससे हमें नाराज़गी या वो चीज़ नहीं भी करनी चाहिए। क्योंकि उसको ये देखना चाहिए कि कार्य करने में परियोजनाएं या उनमें थोड़ा टाइम और वो चीज़ भी लगती है। बाकी छोटे मोटे काम और ये चीज़ें बराबर हो रही हैं और होती रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी रही बात कि एक विपक्ष अपने मंच से नारा देते हैं 400 पार हो जाएगा तो संविधान चेंज हो जाएगा। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से, सन 84 में इलेक्शन हुए थे तो 404 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो क्या संविधान चेंज हो गया था? ना संविधान कभी चेंज हो सकता है, ना कभी होगा, और ना कभी कोई कर सकता है।
नहीं, वो तो कहते हैं मोदी जी का आने से संविधान खतरे में पड़ जाएगा। सर मोदी जी के आने से हम कह रहे हैं कि इंदिरा जी संविधान के रक्षक बताते हैं आपके संविधान को। रक्षक तो अपने आप को तब कहाँ बताते थे जब इमरजेंसी लगी थी। सन 84 में दंगे में कत्लेआम करके दिखाया गया था टीवी में, उनकी फ़ोटोएं बार बार दिखा के, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उनके में दिखा के, ये सब क्या था? रक्षक थे क्या वो कि भक्षक थे? जी, थैंक यू। प्रश्न क्या है आपका? चुनाव चुनाव बहुत बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जाएगा। इस सब परसेंटेज बढ़ेगी, परसेंटेज वोटिंग 100% बढ़ेगी। गर्मी कोई आड़े नहीं आएगी। अरे गर्मी कहीं आड़े आती है? 1 घंटा आधा घंटा के लिए गर्मी में सब आएंगे, घर से निकलेंगे, खूब वोट करेंगे, खूब करेंगे वोट। इस बार बढ़ेगी, बढ़ेगी वोट। यहाँ चुनाव में मुकाबला देख रहे हैं इस बार या कुछ? मुकाबला तो भाई होता ही होता है। पहले जैसे अगर पिछले 2 चुनाव की बात करूं, चुनाव एक तरफा सा रहा, सबको इस बार क्या मुकाबला है दोनों पहलवानों? संसद में जाना चाहिए होता है। 2 क्यों 3 कहो, 3 आदमी आते हैं। आरएलडी भी आ रही है, वो क्या नाम है, आरएलडी लोग लड़ा रही है। होगी तो वोट उसी को जो काम करेगा, जिसने काम किया उसको वोट मिलेगा ही मिलेगा। वैसे अपना तो ट्राई सबको करना है। हाँ, यही मुद्दा, यही, और कोई खास मुद्दा है नहीं। फरीदाबाद की कुछ समस्याएं हैं आपके? समस्याएं तो देखो, वांट्स आर अनलिमिटेड, आवश्यकताएं अनंत है। आज ये काम कर दो, कल वो काम रह गया, वो काम करोगे फिर परसों वो काम आ जाएगा। घर में ही देखो ना, आज फ्रिज चाहिए तो कल एसी चाहिए, एसी चाहिए तो कल बड़ा बड़ा फ्रिज चाहिए, बढ़िया घर चाहिए। 100 गज का है तो 300 250 चाहिए। वांट्स आर अनलिमिटेड, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती किसी को। हाँ, सड़कें उनका बनी, मान लो खूब बनी, और बनाओ। अब क्या संगमरमर लगाओगे? जर्मनी जापान बनाओगे? अब सिंगापुर कभी चलो हमारे साथ देख लेना, वहाँ पर वहाँ का सिस्टम अलग है। हमारे देश में बहुत बढ़िया है, बड़ा सौहार्द भावना है। थोड़ी बहुत घटना होती रहती है, इसकी कोई बात नहीं हो, आती है और जाती है, आती है और जाती है। ठीक। हाँ जी भाई साहब। हमने कांग्रेस के टाइम में वो शासन देखा है कि जब हर एमएलए को 5 सिपाही की भर्ती के लिए मिलते थे, 5 क्लर्क मिलते थे, और सीटें ऐसे पर्चियां बढ़ती थी नौकरी के लिए। आज कम से कम भाजपा के टाइम में वो चीज़ नहीं है। आप गरीब बच्चे लग रहे हैं आज, पहले एमएलए के बच्चे लगते थे। वो जो आदमी पहुंच गया 24 साहब के पास, उसके बच्चे लगते थे पहले। आज गरीब ऐसे आदमी जिनके घर रोटी की नहीं है, उनके भी बच्चे जॉब में लगे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा परिवर्तन ये है। काम तो होते ही रहेंगे, काम तो बता ही दिए हमने, समस्या जो है टैलेंट के हिसाब से भर्ती हो रही है। बिल्कुल टैलेंट के हिसाब से भर्ती हो रही है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन भर्ती कम कर दी है सरकार ने तो। भर्ती नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी कर रही है सरकार। खाली बिठा सोने के लिए भर्ती थोड़ी करनी है जी भाई। जितनी ज़रूरत है बताओ, जहाँ ज़रूरत, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो वो निकम्मा आदमी काम कर नहीं रहा, उस पर एक्शन जरूर होना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा इतना। मतलब ये कह सकते हो कि सरकार उतनी सख्त नहीं है कि उनको उससे निपट सके। कई ऐसी बात है, जैसे कि हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में टीचर लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज के राजी नहीं, जबकि वहाँ काबिल टीचर होते हैं। हाँ, काबिल होते हैं ना वो, लेकिन पैसे दे के लगे हुए हैं ना। 90% तो उनमें वही है, वो काबिल कहाँ करेंगे? जो आदमी सिफारिशों से लगे हुए हैं, आप बीजेपी से पहले 90% स्टाफ तो वैसे लगा हुआ है मंत्रियों की सिफारिशों से। वो कहाँ पढ़ाएंगे? वो तो या तो डिलीवरी कर रहे हैं या राजनीति में बैठे हैं। जितने भी धरने प्रदर्शन बैठे हैं सब में टीचर बैठे हैं। इसलिए एजुकेशन का भट्टा बैठा नहीं, भट्टा बैठा हुआ है एजुकेशन का। एजुकेशन का भट्टा बैठा हुआ है। और हरियाणा में तो पर्टिकुलरली, हरियाणा का रिजल्ट उठाओ और देश के हर स्टेट के कंपैरेटिवली बहुत नीचे है। हाँ, अब ये जब ये तबादले, जब से नेट से ये तबादले हुए हैं, जब से करप्शन, उससे पहले तो ये होता था कि डीओ ऑफिस में लाइन लगती थी और पैसे लेके, तो वो बंद हुआ है। आज ये है कि हर टीचर को पता है मेरे अगला सेशन कहाँ जाएगा, क्या ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर पॉलिसी की, हाँ, बहुत अच्छी है। एम्प्लॉयमेंट अच्छा हुआ है, ट्रांसफ़र पॉलिसी अच्छी हुई है, डिपार्टमेंट में करप्शन का भी। आज हुड्डा का ऑफिस में ट्रांसफ़र कराना है प्लॉट, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे रजिस्ट्री होती है ऑटोमेटिकली वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है प्लॉट। तो ये सब फर्क, ये सुविधाएं ऐसी हुई जहाँ पहले धक्के खाने पड़ते थे। हाँ, एक आम शरीफ आदमी अब सुख की चैन से काम कर रहा है। जो आदमी भ्रष्टाचार में रहते थे, नेता होते थे, उनके तो काम होते ही थे पहले भी, आज भी जी। लेकिन जो शरीफ आदमी, एक आम आदमी है, उसके लिए चैन होना बहुत ज़रूरी है। वोटर तो वही है, ये तो बटे हुए हैं। और जातिवाद क्यों? किस लिए जातिवाद? हम हिंदू हैं सब, जातिवाद तो सेकेंडरी बात है। आपकी तरह कितने लोग सोचते हैं? देखो, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है वो सभी सोच रहे हैं। हाँ, तो क्या अगर समझते हम हो? अपने पर्सनल हितों में जाएंगे, हमारी नौकरी अब नहीं लग रही हैं, हमें एमएलए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें मंत्री सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर
जातिवाद पे देख रहे हैं। क्या समझ रहे हो इस चुनाव में जातिवाद हावी है कुछ? मैंने कहा ना कि जो जाति में पहले भी लिप्त थे वही आज भी लिप्त हैं, लेकिन अब लोगों में काफ़ी रुझान ऐसा हुआ है कि जो राष्ट्र और देश और जाति से ऊपर उठ के सोच रहे हैं। अगर मोदी सरकार आई है तो वो मतलब वोट करने का लोगों करके ही सोचने पे आई है। वोटर का वोट करने का ट्रेंड बदला है, बिल्कुल पहले के मुकाबले तो उसकी मानसिकता बदली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बदलाव हमें है। अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी कि हम पहले ये बताते हैं हम जाट हैं, ब्राह्मण हैं, गुर्जर हैं। हमें ये बताना चाहिए कि हम हिंदू हैं, बस। वोट आप कहीं भी करो जहाँ देखिए, समस्या एक है, आप बड़े जागरूक नागरिक हैं, मेरा मानना ये है कि मोदी जी अपने एफर्ट्स पूरे करते हैं, लेकिन जो उनके नुमाइंदे हैं उनको अगर वो भी इतनी एनर्जी से अपने क्षेत्र में रहकर सक्रिय रहें तो शायद ये सिचुएशन ना आए। आज अगर प्रैक्टिकल बात करूं, आज भाजपा प्रत्याशी ये तो शहर है, लेकिन अगर ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध है। जहाँ तक तो वो मैं ये कह रहा हूँ, तो उनका क्या एक नैतिक ड्यूटी नहीं है कि अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर जनता की समस्याओं को सुने, उनका निदान करें? जब हम यहाँ सेक्टर 3 में आए थे तो उस टाइम यहाँ के कांग्रेस के एमएलए महेंद्र प्रताप जी थे। मेबला महाराजपुर क्षेत्र था ये, हमने उनको कभी नहीं देखा इस एरिया में। जहाँ तक नुमाइंदे की बात करते हो तो नुमाइंदों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जब हम यहाँ सेक्टर 3 में आए थे 90s के दौर में, तब यहाँ महेंद्र प्रताप मैं कह रहा हूँ वो तो पुराना बीता जमाना हो गया, वो तो ऐसे थे। आज के ज़माने में लेकिन कंपेयर करो जो हम उनके नीचे के नेता की, तो वो तो हो नहीं सकता। लेकिन वो सरकार उन्हें चलानी है, उनको कब किसी को तब्दीली देनी है, कब चेंज करना है, वो उन्हीं का काम है। क्या आप समझते हो आने वाले समय मोदी जी टाइट करें अपने नेताओं को, वो क्षेत्र में रह के समस्याएं सुने? मैं कह रहा हूँ ये जरूरी है क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो नीचे की टीम है वो इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी मोदी जी है। उसमें तो परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, लेकिन लाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार है, उनका जीरो टॉलरेंस की वो है, लेकिन नीचे ऐसा नहीं देखने को नहीं, प्रैक्टिकली नहीं आज है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें 15 लाख नहीं मिले, फलाने लाख नहीं मिले, कुछ कहते हैं कि मोदी जी ने 15 नहीं, मैं उस पर भी डाल देता हूँ। 15 लाख कैसे नहीं मिले? आज नेवी में इतने वो आए हैं, मिशन हमारा बाहर से आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, वो 15 लाख नहीं है क्या? आज एयरफोर्स कहाँ पहुँच गई, आर्मी कहाँ पहुँच गई, वो 15 लाख नहीं है क्या? इतने करोड़ों मकान बनाए, नहीं करोड़ों मकान बनाए, वो 15 लाख नहीं है। इम्पोर्ट करते थे, अब महंगे एक्सपोर्ट। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, वो 15 लाख नहीं पूरे हुए। चलो मैं ये तो देखिए लोगों का काम है, लोगों के लोग तो रामचंद्र जी से खुश नहीं हुए। ये तो तुम मोदी जी की बात कर रहे हो। रामचंद्र जी ऐसे गेहूं देते थे, कहते हैं तसला में उल्टा करके, और लेते थे वैसे, फिर भी वो उनसे खुश नहीं हुए। तो मोदी जी की बात कर रहे हो। उनको साबित करना पड़ा कि हमें भगवान, हाँ मैं भगवान हूँ। तो भैया इस देश में तो ये आम बात है, यहाँ पे तो अपने पहले मेरा एक मूल सवाल ये था कि जिस तरह से जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, मोदी जी तो 24/7, देखिए मोदी जी तो वो तो कंपेयर करना वो तो अपने आप को समर्पित रखते हैं, जैसे वो तो हमेशा। लेकिन क्या उसी शिद्दत से अगर उनके जो नुमाइंदे हैं अगर वो भी काम करें तो शायद आज जो पसीना कृष्णपाल गुर्जर को बहाना पड़ रहा है तो वो नहीं बहाना पड़ता। निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हो इसको, अपनी छवि आप निश्चित तौर पे ठीक कह रहे हो। और वो नुमाइंदे मोदी जी के मुकाबले तो कहीं है नहीं, खैर, लेकिन हम लोग जो टारगेट करके दे रहे हैं मोदी जी के हिसाब से वोट दे रहे हैं। तो कम से कम ये उम्मीद करते हो कि मोदी जी इन नुमाइंदों को इतने टाइट कर दें कि ये अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर लोगों की मुझे समस्याएं। ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी को मालूम है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हाईकमान तक सब इनकी